मैं श्रुति मालवीय आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म एवं असामान्य अणु भार। इस टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक में आगे है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? ये जो शब्द है कॉलिगेटिव, इसका उद्गम लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉलिगेटिव में को का मतलब है बेटा एक साथ, और लीगेट का मतलब है आबंधित, यानी कि एक साथ बंधे हुए। अतः तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या या विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, वे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इस चीज को इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म बेटा जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले। और कौन से अणुओं की संख्या पर? क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि विलयन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, विलयन के जितने भी गुणधर्म है, वो किसकी संख्या पर निर्भर करते हैं? वे निर्भर करते हैं विलय पदार्थ के संख्या पर, या विलय पदार्थ के विलय कणों के संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले जितने भी गुणधर्म होते हैं वे कौन कौन से, वो क्या कहलाते हैं बेटा? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा चार तरीके के होते हैं। चार तरीके के अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? जरा इधर देखें आप कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से के नाम से भी आप जानते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से आप जानते हैं। हिमांक में अवनमन, जिसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है एक अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब एक एक करके जो है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके हम इन चारों को लेते जाएंगे और इन चारों के बारे में चर्चा आगे करते हैं। तो देखो पहली बात हम करेंगे किसकी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखिए आप किस तरीके से हम जानते हैं कि वाष्पशील द्रव के पृष्ठ पर उसके वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। जैसे आपने कोई वाष्प किसी द्रव को आपने गर्म किया है ना, अब गर्म करने पर क्या होगा? इसकी वाष्प बनेगी, तो यहाँ से इसका क्या होगा? वाष्पन होगा। अब वाष्पन की वजह से जो यहाँ पर वाष्प के कण उपस्थित हो रहे हैं, ये वाष्प के कण वापस से क्या होंगे? संघनित होंगे। और जब वाष्पन की दर तथा संघनन की दर जब समान हो जाएगी बच्चों, तब क्या होगा? इस वाष्प की सतह पर लगने वाला, द्रव की सतह पर लगने वाला वाष्प जो ये द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी, यही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। तो जानते हैं कि वाष्पशील द्रव के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अतः जब द्रव में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो इसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलय द्वारा घेर लेने के कारण इनके अणुओं के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण इस पर लगने वाली वाष्प का दाब या वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। किस किस के अनुपात को? वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है, आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अभी मैं पूरा इसको समझाने वाली हूँ। यदि विलयन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्रमशः P और P0 हो तो क्या? ये एक्चुअली क्या बोल रहा है बच्चों? इधर समझिए आप कि जब आपके पास में एक द्रव था जो कि कैसा था? शुद्ध विलायक था। ये कैसा है बेटा? शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का जो भी वाष्प दाब होता है वो मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर पर ये उबल रहा है और इसकी वजह से जो लगने वाला दाब है वो इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जिसे आप P0 से भी मैं इसको दर्शा देती हूँ। ठीक है। अब यदि आपने शुद्ध विलायक में, ठीक है, इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, ये तो हुआ आपका शुद्ध विलायक, और ये जो आप देख रहे हैं
ग्रीन कलर के ये कण, ये हैं आपके अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कणों की वजह से क्या होगा, ये जो विलयन बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, शुद्ध विलायक में तो पूरी की पूरी सतह से ही वाष्पन हो रहा था, परंतु अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में क्या हुआ कि ये जहाँ पर भी अवाष्पशील विलेय उपस्थित हैं वहाँ से जो है वाष्पन जो सतह है वो कम हो गई। वाष्पन सतह कम होने की वजह से वाष्पन कम हुआ, और वाष्पन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाष्प दाब में कितनी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को यदि मैंने P0 से डिनोट किया है तो विलयन के वाष्प दाब को मैं P से डिनोट करती हूँ। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं कि अगर शुद्ध रूप में अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप में विलायक का वाष्प दाब, अगर मैं बोलूं कि भाई शुद्ध रूप में विलायक का जो वाष्प दाब है वो कितना है, मुझे लगता है शायद नजर नहीं आ रहा है, तो मैं अगर बात करूं कि भाई शुद्ध रूप में विलायक का जो वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब अगर मैं बात करूं कि P0 है, ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब P0 या PA0 है, क्योंकि विलायक को मैंने A से डिनोट कर दिया कि विलायक क्या है हमारा A, और विलेय जो है, विलेय का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब जो है विलेय का वाष्प दाब जो है, विलेय को हमने B से डिनोट किया है, तो विलेय का वाष्प दाब हमने मान लिया PB0 है, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई विलयन में, कि विलयन में अगर हम बात करें तो जब आपने शुद्ध विलायक और शुद्ध विलेय, जी हाँ, आप बोल रहे होंगे कि भाई विलेय तो कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय है, तो PB0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है उसके लिए वाष्प दाब जो है वो कैसा होता है बच्चों, 0 होता है, उसका कोई वाष्प दाब नहीं होता है। अब विलयन में अगर हम बात करें तो विलायक का मोल भिन्न, अगर विलायक की मोल भिन्न की बात करें हम, तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी बेटा, XA, और विलेय की मोल भिन्न की हम बात करें, विलेय का मोल भिन्न की यदि हम बात यहाँ पर करें तो इसको हमने XB से डिनोट कर लिया। अब राउल्ट के नियम के अनुसार, है ना, राउल्ट के नियम अनुसार अगर हम बात करें तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में यदि राउल्ट के नियम के अनुसार हम बात यदि करें तो भाई विलायक का वाष्प दाब किसमें, विलयन में, है ना, वो कहाँ था बेटा, शुद्ध रूप में था। ये किसकी बात हो रही है, विलयन की। तो विलयन के वाष्प दाब PA को आप कैसे डिनोट करते हैं, PA का मतलब होता है PA0 और XA का मल्टीपल। राउल्ट क्या बोलता है कि किसी भी विलयन में किसी विलायक या किसी भी कंपोनेंट के वाष्प दाब को यदि आपको निकालना हो तो उसके शुद्ध रूप में वाष्प दाब और उसके मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है क्या, वाष्प दाब विलयन में, ठीक है। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब PA बराबर PA0 XA होगा। इसी प्रकार से विलेय का वाष्प दाब जो है, विलेय का वाष्प दाब जो है वो भी क्या होगा, विलेय का वाष्प दाब जो है वो भी क्या होगा, PB इज इक्वल टू PB0 XA।
बी। बोलिए होगा कि नहीं होगा। और अगर संपूर्ण विलयन की बात करें, है ना, तो विलयन का वाष्प दाब, अगर टोटल विलयन के वाष्प दाब की बात की जाए तो भाई विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब की अगर हम बात करें तो पीएस टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किस किस के बराबर होगा भाई, पीए प्लस पी बी के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं। अब आप जानते हैं कि पी भी कैसा है, पी बी यानी कि विलेय का जो वाष्प दाब है उसमें विलेय कैसा है, हमारा अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय है। तो जब पी बी का मान आप निकालने जाएंगे तो ये जीरो होने की वजह से, जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी आप करते हैं जीरो से, आप यदि किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पी बी भी कैसा हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। बोली बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या हो रहा है, शुद्ध रूप में विलायक का वाष्प दाब आपने पीए नॉट लिया, विलेय का वाष्प दाब पीबी नॉट लिया, परंतु विलेय वाष्पशील था इसलिए पीबी नॉट की वैल्यू कितनी आई बेटा, जीरो आई। अब विलयन में विलायक के मोल भिन्न एक्स ए, विलेय के मोल भिन्न एक्स बी हैं, तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक का वाष्प दाब विलयन में कितना होगा, पी ए नॉट और एक्स ए का गुणज होगा। ऐसे ही विलेय के वाष्प दाब की बात करें तो पीबी नॉट और एक्स बी का गुणज होगा, परंतु पीबी नॉट जीरो होने की वजह से पीबी की वैल्यू जो है वो भी कैसी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा पी एस, वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए था। अब आपको मालूम है कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, ठीक है, पी ए प्लस पी बी है, परंतु पी बी जो है हमारा वो तो कैसा है, जीरो है। तो पी ए की जो वैल्यू है बेटा पी ए नॉट एक्स ए रखी जाएगी। बोलिए आ गई क्या बात समझ में। अब पी ए नॉट एक्स ए जो है वो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और उसके विलयन में मोल भिन्न के बराबर आएगी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स ए जो है वो 1 माइनस एक्स बी के बराबर होता है, तो यदि हम इसको विलेय के मोल भिन्न के पदों में लिखना चाहें तो हम इसको 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं ना। तो पी एस जो है उसको हम पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। जब हम इस तरीके से लिखेंगे और इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्राप्त होगा। अब पी ए नॉट और पी एस को यदि हम एक साइड ले लें और इसको हम एक तरफ ले लें तो ये कैसा बनता है, पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस। पी ए नॉट क्या था बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ऐसे विलयन का वाष्प दाब जिसमें विलेय पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित है। तो सीधी सी बात है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का जो एक तो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एक है विलयन का वाष्प दाब। अब इस विलयन में क्या घुला हुआ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले होने की वजह से इसका वाष्प दाब इस प्योर विलयन के, शुद्ध विलयन के वाष्प दाब से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो ये क्या आ गई आपके, अवनमन आ गया। वाष्प दाब में क्या आया, अवनमन आया। इसे आप क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी, अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन आया। इसको आप डेल्टा पी भी लिख सकते हो, यानी कि पी ए नॉट एक्स बी बराबर डेल्टा पी भी आप लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, यदि हम इसको इससे रिलेट कर दें, किससे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से यदि इसकी तुलना की जाए तो ये क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक, किसकी अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा आने वाला, तो वाष्प दाब में आने वाला आपेक्षिक अवनमन ये कहलाता है, अवनमन कहलाता है। बोलिए बात समझ में आ गई क्या। तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट ही क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। और इस समीकरण से हमें प्राप्त होता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के समान होता है, यानी कि विलेय के मोल भिन्न के जस्ट समान ही क्या होगा, विलेय वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसका वो बराबर क्या है, विलेय के मोल भिन्न, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल भिन्न के बराबर ही है आता है। अब अगर मोल भिन्न के बिहाफ पे बात की जाए तो मोल भिन्न क्या होती है बेटा, मोलों की संख्या बटे कुल मोल। बोलो होता है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि भाई एक्स बी क्या है, मोल विलेय के मोल बटे
कुल मोल, है ना। कुल मोल मतलब NB प्लस Na, है ना। A मतलब N यहाँ पर जहां XA बराबर क्या है, विलेय की मोल भिन्न, जहां XA क्या है बेटा, विलेय का मोल भिन्न, Na क्या है, विलायक के मोल, और NB क्या है बच्चे, विलेय के मोल, विलेय के मोल। अब विलेय के मोल बटे कुल मोल, अब कुल मोल का मतलब होता है विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल को डिवाइड कर दिया किससे, आपने NB से, जो कि क्या है, विलेय के मोल, यानी कि विलेय के मोल अपॉन कुल मोल यदि आप निकालते हैं तो ये क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, विलायक, ये XB है बेटा, XB क्या है यहाँ पर, विलेय के मोल भिन्न, XA क्या है, विलायक के मोल भिन्न। तो यहाँ पर जब XB आप निकालते हैं तो आप ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख सकते हैं। ये रही आपकी समीकरण 1, ठीक है। इस समीकरण 1 में XB का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में XB का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा आपको, XB की जगह आप लिख देंगे NB अपॉन NB प्लस NA बराबर किसके होगा, डेल्टा P अपॉन PA नॉट के वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन, ये इसी के बराबर होगा। अब क्योंकि अति तनु विलयनों की अगर हम बात करें तो अति तनु जो विलयन होते हैं ना बच्चे, अति तनु विलयनों में विलेय के जो मोल होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो नगण्य होती है। मतलब इसको इस प्रकार से समझो कि इसको आप इस प्रकार से समझो कि आपने एक गिलास में 2 चम्मच शक्कर मिला करके एक विलयन का निर्माण किया। अब उस विलयन में आप जो है बहुत सारा पानी डाल दीजिए, एक गिलास में मतलब 200 ml पानी में आपने 40 ग्राम शुगर डाल दी और एक विलयन का निर्माण किया। अब वही उसी विलयन को आप अति तनु कर दीजिए, उसमें एक बाल्टी भर के पानी डाल दीजिए, 2 लीटर आप पानी डाल दीजिए या 20 लीटर पानी डाल दीजिए। 20 लीटर पानी डालने के बाद में उसकी जो तनुता होगी वो अत्यंत अधिक हो जाएगी और अति तनु विलयनों में जो विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो नगण्य माने जाते हैं बेटा। तो अति तनु विलयन में, अति तनु विलयनों में Na बहुत अधिक होता है NB से, बोलिए होता है ना। अब बहुत अधिक होने की वजह से क्या होता है, अतः Na प्लस NB का जो मान है वो लगभग Na के बराबर ही आता है। तो जब Na प्लस NB Na के बराबर आता है अति तनु विलयनों के लिए, तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, Na बराबर डेल्टा P अपॉन PA नॉट, बोलिए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि NB बराबर क्या है, वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, ठीक है। और Na क्या है, वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, है ना। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो NB को हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे अणुभार विलेय का, और Na को हम उल्टा लिख देंगे क्योंकि अपॉन में है तो इसको उल्टा लिख देंगे। Na की वैल्यू क्या लिख देंगे हम बेटा वहां से, के विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, बोलिए ऐसे लिख देंगे और इसको डेल्टा P अपॉन PA नॉट हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यदि आपको विलेय पदार्थ के या विलायक पदार्थ के मोलर मास का पता लगाना है तो आप अच्छी तरीके से पता लगा सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि अगर आपको MB की वैल्यू निकालनी है, MB क्या है, मोलर मास, है ना, मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय पदार्थ का, मोलर भार, मोलर द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे WB इंटू MA बटे WA इंटू डेल्टा P इंटू PA नॉट। बोलिए ये अगर वहाँ जाएगा तो वो यहाँ और इधर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो और उसको नीचे लेके आएंगे तो आपको ये MB की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
तो यहाँ से आप जो है विलेय पदार्थ के जो अणुभार है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो विलेय पदार्थ के अणुभार को प्राप्त करने का ये एक फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसकी स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। अब क्वथनांक मतलब क्या होता है बच्चों? क्वथनांक का मतलब होता है कि अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो उसकी बात हम करते हैं वो क्या है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी करना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी द्रव का क्वथनांक उस द्रव का जो वाष्प दाब है, यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या वायुमंडलीय दाब या 76 मिलीमीटर पारा या 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जब किसी द्रव का क्वथनांक उसके बराबर हो जाता है ताप बढ़ाने पर, तो वो ताप जो है वो क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कि यानी कि जब किसी द्रव का वह ताप है ना, यानी कि द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वह ताप क्या कहलाता है बेटो? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब किसी वाष्पशील विलायक में अगर आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो भाई वाष्पशील जो विलायक है, जो प्योर विलायक है, उस प्योर विलायक में जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने में और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने में ताप अधिक लगेगा, यानी कि इसकी अपेक्षा विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसके वाष्प दाब को ले जाने के लिए आपको तापमान अधिक देना पड़ेगा। यही जो अंतर है, यही क्या है आपका वाष्प दाब में जो एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन है। यानी कि आप बोल रहे हैं किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब सदैव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विलेय पदार्थ कैसा है? अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इस कारण वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करना होगा, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक प्राप्त होगा। विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके पास में मान लीजिए कि एक प्रेशर कोऑर्डिनेट है और एक आपका जो है, यहाँ तो आपने ले लिया दाब, ठीक है, यहाँ तो आपने क्या ले लिया? दाब ले लिया। अब दाब जो है किसके बराबर करना है? वाष्प दाब जो है किसके बराबर करना है? आपको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। और यहाँ ले लिया आपने ताप, है ना। ताप और दाब के बीच में जब आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो आपने देखा कि जो शुद्ध विलायक था, उस शुद्ध विलायक का जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे, यहाँ मान लीजिए कि आपका जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, तो हमने क्या कहा? किसी भी द्रव को गर्म करने पर जब उस द्रव का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है बेटा, क्वथनांक कहलाता है। तो ये किसका है? शुद्ध विलायक की अगर हम बात करें, शुद्ध विलायक का ताप बढ़ाने पर इसका वाष्प दाब भी बढ़ता है और जब वाष्प दाब इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो यह प्राप्त जो तापमान है ये इसका क्या कहलाएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। तो ये टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग है किसका? शुद्ध विलेय पदार्थ, शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का है तो टीबी नॉट, अब नॉट ऊपर लगाओ कि नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टीबी नॉट ये किसका है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है बेटा, ये तापमान का इधर से इधर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आपने शुद्ध विलायक में क्या मिक्स कर दिया बच्चे? आपने इस शुद्ध विलायक में मिक्स कर दिया है अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का शुद्ध विलायक से कम वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ है तो शुद्ध विलायक के में जब आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला करके उसका विलयन बना दिया है तो विलयन के वाष्प दाब को भी आप जो है तापमान बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँच जाएगा तो जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब पर पहुँचा है वह ताप क्या कहलाएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन
का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो जिस ताप पर ऐसा होगा ये विलयन का क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है बेटा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी कहलाएगा, वाष्प दाब में होने वाला उन्नयन कहलाएगा। बताओ तापमान पहले कम था, बाद में ज्यादा हो गया। देखिए पहले तापमान यहाँ प्राप्त हो रहा था, अभी तापमान यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो तापमान में होने वाली जो बढ़ोतरी है इसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट को ही आप क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। बोलिए बोलते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ वाष्प दाब में जितनी कमी आ रही है, यानी कि वाष्प दाब में आने वाली कमी जो है वो डेल्टा टीबी के बराबर आ रही है। तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के, वाष्प दाब में होने वाले कमी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि वाष्प दाब जो है डेल्टा पी, वाष्प दाब में होने वाली जो कमी है वो इसमें उपस्थित विलय के मोल भिन्नों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, तो हम बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। बोलिए बोल सकते हैं कि नहीं। जब हाँ आप इस तरीके से बोल सकते हैं तो आपको मालूम है कि एक्स बी क्या होता है बच्चों, कि डेल्टा टीबी बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स बी। अब एक्स बी क्या है, मोल भिन्न है किसके, विलय पदार्थ की मोल भिन्न। तो विलय पदार्थ की मोल भिन्न को अपन एन बी अपॉन टोटल मोल्स लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, कि विलय के मोल बटे कुल मोल, विलय के मोल बटे कुल मोल। जब आप इसको लिख देंगे तो विलय के मोल बटे कुल मोल को जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए एन ए बहुत बहुत अधिक होता है एन बी से। बोलिए होता है। अब जब ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन बी अपॉन एन ए। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं ना। जब ऐसा आप लिख देंगे तो आगे इसको परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए कि एन ए जो है या विलायक के जो मोल हैं वो क्या होते हैं, विलायक का भार बटे उसका परमाणु भार या अणु भार, है ना, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और एन बी क्या है बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो आप लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। बोलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, जब समानुपाती जो साइन है इसको जब हटाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा जो कि है के। तो के इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू एम बी, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखना चाहिए था मुझे, और मैं इसको सही कर देती हूँ क्योंकि विलय के भार ऊपर है ना, विलय के मोल ऊपर है, तो विलय के मोल तो ये रहे, विलय के मोल यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणु भार, और विलायक का की बात करें तो डब्ल्यू बी अपॉन। तो अब आप जानते हैं बच्चों कि एन बी क्या है, विलय के मोल, और एन ए क्या है, विलायक के मोल। तो एन बी को आप जो है इस तरीके से लिख देते हैं, एन बी क्या होते हैं, विलय के मोल। तो विलय के मोल बराबर विलय के भार बटे विलय का अणु भार, और एन ए क्या होता है, एन ए होता है अपने विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू, अब विलय के भार है तो भाई विलय का मोल बटे विलायक के मोल थे, तो विलय के मोल जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इस तरीके से आप लिख देंगे। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको एक ये के भी एक कांस्टेंट है, के क्या है, समानुपाती स्थिरांक।
इस समानुपाती स्थिरांक, ये भी एक स्थिरांक है, और ये भी एक स्थिरांक है, और एम ए जो होता है विलायक का अणुभार जो होता है वो भी एक अपने आप में एक स्थिरांक होता है। तो जब के और विलायक जो है उसके अणुभार को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इधर क्या बचता है बेटा, डब्ल्यू बी बचता है अपॉन एम बी बचता है इंटू डब्ल्यू ए बचता है, और ये मिलकर के एक नया स्थिरांक बना देते हैं, क्या, के डैश बना देते हैं। ठीक है, ये के डैश अपने आप में एक स्थिरांक है, और आप जानते हैं कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी विलय के मोल है, और डब्ल्यू ए जो है वो विलायक का भार है। कि यदि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यदि एक मोल विलेय 1 ग्राम विलायक में घोला जाए तो मुझे एक बात बताइए, ये डेल्टा टीबी जो है वो के डैश के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो हो गया 1/1 जो है 1/1 एक ही होता है, तो ये सब मिलाकर के 1 हो जाएगा, और डेल्टा भी जो है वो के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परंतु क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? परंतु यह प्रायोगिक रूप से पॉसिबल ही नहीं है, परंतु यह प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अगर ये प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास समीकरण है, इस समीकरण को, कि भाई समीकरण 1 को, 1 के RHS को 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें तथा डिवाइड भी कर दें, तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डैश अपॉन 1000 इंटू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार बटे 1000। बोलिए, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, और ये जो है आपको एक मोललता के रूप में नजर आ रहा है, और ये जो के डैश बटे 1000 है ये भी अपने आप में एक कांस्टेंट है, जिसको हम के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ये इंटू और ये क्या हो जाएगी, आपकी मोललता हो जाएगी। यहाँ पर के बी जो है बेटा वो क्या है, आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्योंकि 1 मोल पदार्थ को 1 ग्राम पदार्थ में, या 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता बेटा, प्रायोगिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि RHS जो था उसको 1000 से डिवाइड भी कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब हमने ऐसे किया तो हमें ये तो मोललता जैसा मिल गया, और ये कैसा मिल गया, एक नया ही स्थिरांक मिला जिसे के भी कहा गया, और वो क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस सूत्र को लेकर के, तो मैं यहाँ से जो MB का मान है ना, जो विलेय पदार्थ के अणुभार की बात है, तो विलेय के अणुभार को हम प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से, के बी, इसको मैं के बी लिख देती हूँ, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे हम बात करते हैं डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए की। तो ये यहाँ से आप जो है एक सूत्र और आपको प्राप्त होता है, जिसमें आप जो है मोलल द्रव्यमान जो है, जो मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पर, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन जो है वो के बी इंटू एम के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा एक वॉन टॉफ थे, है ना, वॉन टॉफ ने एक समीकरण दी थी बेटा, वॉन टॉफ ने एक समीकरण दी थी जिसमें इसको थर्मोडायनेमिक रूप से, ठीक है, थर्मोडायनेमिक रूप से प्राप्त करने के लिए, डेल्टा टीबी को थर्मोडायनेमिक रूप से प्राप्त करने के लिए एक समीकरण दी थी क्वथनांक उन्नयन की। क्या दी थी कि विलायक का अणुभार इंटू आर इंटू
TB नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ये एक समीकरण इन्होंने थर्मोडाइनेमिक रूप से, जो ऊष्मागतिक रूप से डेल्टा टीबी को निकालने के लिए दी थी। यहाँ पर MA क्या है बच्चों? विलायक का अणुभार। R क्या है यहाँ पर? गैस स्थिरांक या गैस कांस्टेंट। TB नॉट क्या है आपको पता है कि शुद्ध रूप में विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा HV जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो इस प्रकार से आप जो है डेल्टा टीबी जो है क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि आपके पास 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल में विलयन क्वथनांक में एक 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन प्रदर्शित करता है। तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जिसमें यूरिया का भार भी दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यूरिया का भार दिया हुआ है कितना? 60 ग्राम, यानी कि M दिया हुआ है आपको कितना? 60 ग्राम। M कितना दिया हुआ बच्चे? 60 ग्राम दिया हुआ है। और आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है 0.170 डिग्री सेल्सियस, और आपको यूरिया का ग्राम में भार दे रखा है कितना? 22.5 ग्राम, और आपको यूरिया का भार भी दिया हुआ है 0.450 ग्राम। और आप जानते हैं कि आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb की वैल्यू आपको निकालनी है। तो Kb की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि यूरिया का अणुभार इंटू जल का भार इंटू डेल्टा टीबी अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? यूरिया का भार। यूरिया का जब ये सारी ही वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Kb की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आएगी? 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगली बात करते हैं हिमांक में अवनमन की। अब हिमांक में अवनमन, हिमांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, अर्थात जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तथा द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं। ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के जो वाष्प दाब हैं वो अगर बराबर हो जाते हैं तो वही ताप जो है उस पदार्थ का क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण विलयन के द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब कम ताप पर ही बराबर हो जाते हैं, अतः विलयन का हिमांक कम हो जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांकों के अंतर को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक TF, अब TF है ना हिमांक है, तो TF नोट से मैं इसको डिनोट करूंगी। तो TF नोट तथा विलयन का हिमांक जो है TFS नहीं है, ये TF है। तो फिर क्या होगा? इन दोनों के अंतर को ही आप क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन कहेंगे। यानी कि आप क्या कहेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू द डेल्टा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। आप इसको TF नॉट माने और इसको TF माने। तो इसी को लेकर के हम आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? कि यदि ताप और वाष्प दाब में यदि हम अंतर एक ग्राफ यदि बनाते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये इसकी ठोस अवस्था का ग्राफ है ना। मान लीजिए कि किसी जो पदार्थ की जो ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है वो इस प्रकार से ताप कम करने पर कम होता चला जा रहा है। तो भाई विलायक जो है उसका ताप कम करने पर जब विलायक का ताप कम करने पर, देखो ताप इधर से इधर बढ़ रहा है, तो विलायक, शुद्ध विलायक का ताप आप जब कम करते हो तो शुद्ध विलायक का ताप कम करने पर जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के, ये कौन सी है? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तब जिस तापमान पर ऐसा हो रहा है यह क्या कहलाता है? TF नॉट कहलाता है।
ठीक है। अब क्योंकि शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बोलो कम हो जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा। तो इस कम हुए विलयन का जो वाष्प दाब है, आप इसको जब तापमान कम करते चले जाएंगे तो तापमान कम करने पर ये जो है ये भी कम होता चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के जब बराबर आ जाएगा। तो जिस तापमान पर ऐसा हो रहा है, तो जिस तापमान पर ऐसा हो रहा है, यह तापमान इसका क्या कहलाएगा? अवनमन कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। बोलो ये विलयन का हिमांक कहलाया कि नहीं? विलयन जिसमें क्या घुला हुआ है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो इन दोनों का ही जो अंतर है वो डेल्टा टीएफ कहलाएगा कि नहीं बेटा? तो डेल्टा टीएफ ही क्या है? अवनमन है। किसमें? हिमांक में अवनमन, हिमांक में होने वाली कमी। देखो पहले इस तापमान पर ही हिमांक आ रहा था, अब तापमान थोड़ा और कम करना पड़ रहा है हिमांक को लाने के लिए। तो हिमांक लाने के लिए जब तापमान और कम करना पड़े तो यह क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है। और ये हिमांक में जो अवनमन है ये भी डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो यहाँ से भी वही क्या डेल्टा टी एफ जो है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हैं कि डेल्टा पी जो है वो एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स बी के। तो बिल्कुल जैसे अभी आप बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपेक्षिक अवनमन देखेंगे आप हिमांक में भी। तो ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। क्या? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के एफ इंटू मोललता। बिल्कुल सेम टू सेम न्यूमेरिकल इसका होगा, वहाँ से बिल्कुल पूरा का पूरा डेरिवेशन वहाँ के जैसा ही है। एक्स बी को आप जो है मोल बटे कुल मोल लिख देंगे। मोल बटे कुल मोल लिखने के बाद में ये प्रोपोर्शनल साइन हटा करके जो है आप इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद जब मोल साफ करेंगे तो एक मोल जो है 1 ग्राम में नहीं घुलेगा। 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आप इस तरह का एक सूत्र प्राप्त करेंगे, जहाँ पर के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो ये जो स्थिरांक आएगा उसे भी आप क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। और एम क्या है यहाँ पर? मोललता। ठीक है। और डेल्टा टी एफ आपको पता ही है हिमांक में अवनमन है। अब वॉन्ट ऑफ समीकरण की अगर हम बात करें, वॉन्ट ऑफ समीकरण की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आपने डेल्टा टी बी के लिए आपने बात की थी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाले एलिवेशन की बात की थी, क्वथनांक में होने वाले उन्नयन के बारे में बात करी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही बात यहाँ पर भी होगी। डेल्टा टी एफ बराबर एम ए इंटू आर इंटू टी एफ नॉट का होल स्क्वायर। बिल्कुल वहाँ पर टी बी नॉट था, यहाँ पर टी एफ नॉट आ जाएगा, बटे 1000 इंटू डेल्टा एच फ्रीजिंग, डेल्टा एच एफ आ जाएगा। यहाँ पर एम ए क्या है? विलायक का अणुभार। आर क्या है बच्चों? गैस नियतांक। टी एफ नॉट यहाँ पर क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक यानी कि विलायक कैसा है अपना? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और डेल्टा एच एफ जो है यहाँ पर फ्रीजिंग की यानी कि क्वथन की गुप्त ऊष्मा। क्वथन की गुप्त ऊष्मा। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वथनांक में अपेक्षिक अवनमन टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है C2H6O2, इसको 600 ग्राम जल में यदि मिलाया जाए तो विलयन के हिमांक में अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। तो बताइए इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
कितना दे रखा है, पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान 45 ग्राम दे रखा है और जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ से आप इथाइलिन ग्लाइकोल के विलयन की पहले तो आप मोललता निकालेंगे। मोललता क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो मोल क्या होते हैं, ये 45 ग्राम बटे 62 ग्राम, ये क्या है, जल का। पहले तो इसके मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए ये 45 ग्राम गिवन मास बेटा कितना है ना, इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल का द्रव्यमान बटे इथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार। तो ग्राम को अणुभार से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको मोल प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोल के जो मोल हैं वो कितने प्राप्त होंगे, 0.73 प्राप्त होंगे। और जल का जो किलोग्राम में द्रव्यमान होगा, क्योंकि ग्राम में दे रखा है 600 ग्राम दिया हुआ है, तो 600 ग्राम को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तब आपको 0.6 किलोग्राम मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल की मोलरता बराबर क्या होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल बटे जल का जो भार है किलोग्राम में, वो हो जाएगी। मोललता निकल जाएगी आपको यहाँ से, कितनी निकल जाएगी आपके मोल किलो, अच्छा मोललता है, मोलरता नहीं है। हिमांक में अवनमन यदि आपको निकालना है तो डेल्टा TF जो है वो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है इंटू 1.2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये क्या है, इसका KF दिया हुआ था, तो KF की वैल्यू 1.86 है। इसको जब आप इसके मोललता से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2.23 केल्विन मिलेंगे। ये तो आपने क्या निकाल लिया, हिमांक में अवनमन निकाल लिया, क्योंकि हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला ही क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोललता। तो मोललता 1.2 और KF की वैल्यू है 1.86। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2.23 केल्विन, जो कि आपको क्या मिल जाएगा, हिमांक में अवनमन मिल जाएगा। अब हिमांक का अगर आपको पता लगाना है तो हिमांक में अवनमन जो है 2.23 था, और आपको पता है जल का हिमांक कितना होता है, जल क्योंकि यहाँ पर शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो 273.15 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में से आप इसको माइनस कर दोगे, दोनों को केल्विन में लेकर के, तब आपको क्या मिल जाएगा, विलयन का हिमांक प्राप्त होगा। तो यह था अपेक्षिक अवनमन हिमांक में।